Hello students, as you know that we are learning about a very important lesson known as photosynthesis in higher plants, and in last session we completed the concepts regarding with non-cyclic photophosphorylation. In non-cyclic photophosphorylation there are two reaction centers, that is PS1 and PS2, and you know that रिएक्शन सेंटर जो दो होते हैं वो एसोसिएशन के साथ काम करते हैं, जिसके वजह से हम उसको जेड स्कीम कहते हैं। और जो मेन बेनिफिट है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का वो ये है कि वहां पे एक एटीपी का मॉलिक्यूल और दो NADPH प्लस H+ का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जनरेट एसिमिलेटरी पावर। और ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स वहां पे रिएक्शन सेंटर के पास फिर से नहीं आते। So after the completion of non-cyclic photophosphorylation process, today we will concentrate on to the next part of the light reaction known as cyclic photophosphorylation. As you know that photophosphorylation is a basic process to synthesize ATP molecules with the help of ADP and IP. आपको मालूम है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन में ATP का फॉर्मेशन होता है और इसके लिए क्लोरोफिल ए का होना और सनलाइट का होना क्या होता है, जरूरी होता है। तो आज का हमारा जो मेन सेशन होगा वो लाइट रिएक्शन का सेकंड वन हिस्सा होगा, सेकंड वन पार्ट होगा। वैसे आप जानते हो कि हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर लर्न किया है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने ग्रैनम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया था, हमने स्ट्रोमा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया था। ग्रैनम के अंदर जो थैलाकोइड्स होते हैं उसके मेम्ब्रेन जो होते हैं वहां पे पिगमेंट्स होते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहां पे लाइट रिएक्शन होती है। और लाइट रिएक्शन के दो हिस्से हैं, जैसे कि नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। तो पहले हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का। सो इसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब क्या होते हैं क्लोरोफिल ए से एक्सपेल होते हैं, क्लोरोफिल ए एक्ट एज द रिएक्शन सेंटर, तो वही इलेक्ट्रॉन्स फिर से क्या होते हैं क्लोरोफिल ए के पास लौट के आते हैं। इसलिए यहाँ पे ये जो साइक्लिक जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होते रहता है, इसलिए हम इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का एक ही रिएक्शन सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिस्टम 1। वैसे आप जानते हो कि फोटोसिस्टम क्या है, फोटोसिस्टम इज एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स। जैसे कि आपको मालूम होगा कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए जो है ये रिएक्शन सेंटर है, लेकिन इसके सराउंडिंग में बहुत सारे क्या रहते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स रहते हैं। तो उससे क्या फॉर्म होता है, LHC फॉर्म होता है। और LHC के अंदर जितने भी पिगमेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम के लाइट्स को। जितनी एनर्जी एक्सेसरी पिगमेंट्स के पास कलेक्ट होगी वो सारी एनर्जी क्लोरोफिल ए को मिल जाती है। और क्लोरोफिल ए खुद 700 नैनोमीटर का एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो फिर क्लोरोफिल ए के पास जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट होंगे, एक्साइट होने के बाद वो एक्सपेल होंगे। जब वो एक्सपेल होंगे तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स कैरियर क्या करते हैं, उनको कैरी ऑन करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा उसको हम कहेंगे FRS। FRS का मतलब होता है फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। उसके बाद होगा फेरेडोक्सिन, उसके बाद होगा साइटोक्रोम B6, उसके बाद साइटोक्रोम F, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन, और खुद क्लोरोफिल ए के पास इलेक्ट्रॉन लौट के आ जाते हैं। अब इसमें आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैरी ऑन होने का एक ही कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस। एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। और आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आपने वो वीडियो देखा होगा, उसके अंदर मैंने रिडॉक्स पोटेंशियल के बारे में आपको कहा था कि जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो इसके कंपैरिजन में इसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इसके कंपैरिजन में फिर इसका इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन कैरी ऑन या रिसीव करने का इसके अंदर टेंडेंसी क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में इसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में इसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है। तो रिडॉक्स पोटेंशियल के कंसेप्ट के हिसाब से जब रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो कंपाउंड्स रिसीव करते हैं। तो ये सारे आपको इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ध्यान में रखने हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे दो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि सबसे पहला एटीपी बनेगा यहाँ पे क्या होता है, एडीपी में और आईपी में रिएक्शन होके यहाँ पे फर्स्ट वन एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। और दूसरा जो एटीपी होता है वो यहाँ पे बनता है। एडीपी में और आईपी में रिएक्शन होके
यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का अगर हमें सिग्निफिकेंस बताना है तो इतना ही सिग्निफिकेंस है कि इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, यानी कि यहाँ पे 2 एटीपी के मॉलिक्यूल जनरेट हो सकते हैं। ये क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का मेन सिग्निफिकेंस है। और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होकर फिर से इसके पास आएंगे और यहाँ पे फिर क्लोरोफिल ए के पास वो लौट के आ जाते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, अगर इनके बारे में बताना है तो ये सारे क्या है, जनरली आयन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। जैसे कि ये भी आयन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये भी आयन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। तो ये सारे जो कंपाउंड्स है ये साइटोक्रोम्स है। ये साइटोक्रोम भी एक प्रोटीन की तरह काम करते हैं। ये प्लास्टोसाइनिन है, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये भी एक प्रोटीन के तौर पे काम करता है। मतलब ये सारे प्रोटीन्स है और इनमें हम बहुत सारा कंटेंट देख सकते हैं आयन का। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं ये यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे वो काम करते हैं। तो ये हो जाता है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसका एक ही रिएक्शन सेंटर है PS1। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का जो मेन साइट है वो स्ट्रोमल लैमेली है। ध्यान में रखो, स्ट्रोमल लैमेली जो होता है वहां पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो सकता है। और जो अनस्टैक्ड क्या रहते हैं, जो थैलेकॉइड्स रहते हैं, उनके ऊपर भी ये प्रोसेस हो सकता है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ये एक क्या माना जाता है, इंपॉर्टेंट फेनोमेनन माना जाता है। ये प्लांट्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो सकता है। और ये जो कंसेप्ट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और पिछला जो हमारा कंसेप्ट था नॉन साइक्लिक, इनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो नॉन साइक्लिक में जैसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता। नॉन साइक्लिक में 2 रिएक्शन सेंटर काम करते हैं तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन सेंटर काम करता है। उसके बाद नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में NADP का भी इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे रिडक्टेज एंजाइम भी काम करता है। लेकिन यहाँ पे ना NADP का इन्वॉल्वमेंट है ना रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है, इसलिए यहाँ पे NADPH+H+ का फॉर्मेशन का यहाँ पे कोई भी फेनोमेनन नहीं है। तो इसका मतलब दोनों में वेरिएशन बहुत सारा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ज्यादा है, यहाँ पे थोड़े कम है, तो दोनों में फर्क बहुत है। तो ये दोनों मिलके जब होता है तो असेंबलेटरी पावर बनती है ATP एंड NADPH+H+। और ये जो असेंबलेटरी पावर होती है ये फिर डार्क रिएक्शन में, मतलब इन केस ऑफ स्ट्रोमा इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ दैट इज द ग्लूकोज सिंथेसिस। अब हमारा अगला जो सेशन होगा वो होगा कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इट मींस दैट हाउ ATP मॉलिक्यूल गेट फॉर्म हियर। मतलब नॉन साइक्लिक में और साइक्लिक में जो ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं उसका जो मेन रीजन है वो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का जो कंसेप्ट है वो हम आगे जाके लर्न करेंगे। तो यहाँ पे आपका लाइट रिएक्शन का जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होने के बाद वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन टू द डार्क रिएक्शंस। तो अब तक आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने पढ़ाए हैं वो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग विद फोटोसिंथेसिस गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फिर उसके बाद पिगमेंट सिस्टम मैंने आपको बताया था कौन से पिगमेंट से, फिर हमने लाइट रिएक्शन के ऊपर, फिर लाइट रिएक्शन के ऊपर हमने जब कॉन्सेंट्रेट किया था उसमें रिएक्शन सेंटर एज क्लोरोफिल ए ही रिएक्शन सेंटर बोल के काम करता है, ये भी हमने वहाँ पे कंसिडर किया है। जनरली उसका भी हमने एक्सप्लेनेशन देखा है, स्टडी किया है। और फिर नॉन साइक्लिक का जो जेड स्कीम का जो पार्ट था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और यो आज का जो पार्ट है हमारा ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का जो पार्ट है ये भी आज हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए ये आपको ध्यान में रखने, इनके नाम प्रोडक्शन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, प्रोडक्सिंग साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन एंड क्लोरोफिल ए, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। और इलेक्ट्रॉन फिर से क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए के पास लौट के आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू NCERT, अकॉर्डिंग टू अदर टाइप ऑफ कोर्सेस ये आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। थैंक यू।